नमस्कार बच्चों, कक्षा अध्याय की जो वीडियो है उसका तृतीय भाग अपने पढ़ते हैं। तो तृतीय भाग से पूर्व अपने पढ़ रहे थे वो था युद्ध का असर, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि यूरोप महाद्वीप पर कितना बुरा असर पड़ता है। यूरोप महाद्वीप के जो ज़्यादातर राष्ट्र थे वो युद्ध के इस भयावह परिणाम के बाद बहुत ज़्यादा गरीबी की स्थिति में आ चुके थे, और सबसे ज़्यादा बुरा असर जो पड़ रहा था वो जर्मनी पे पड़ रहा था, और उसके वाइमर गणराज्य को कितना कुछ भोगना पड़ रहा था, कितना कुछ झेलना पड़ रहा था। जो सज़ा मिल रही थी पुराने साम्राज्य की वो वाइमर गणराज्य के सामने थी, और उस वाइमर गणराज्य ने क्या है बहुत सी चीज़ों को भोगा। उसके समाज के अंतर्गत की जो असर था, यानी युद्ध का असर जो था वो जर्मनी के समाज पर कैसा रहता है, या यूरोप के समाज पर, जर्मनी या यूरोप के समाज पर कैसा उसका असर रहता है वो देखते हैं अपने। यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी युद्ध ने। सिपाहियों और आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। यानी पहला क्या था, सिपाहियों को ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। वो क्या है, समाज में एक रिस्पेक्टफुल भाग अदा करने लगे। इसके अलावा मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था। ठीक है, मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन। अब इसमें एक वर्ड आया है खंदक। ठीक है, तो खंदक क्या होता है, युद्ध के मोर्चे पर सैनिक के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे। खंदक युद्ध के मोर्चे पर सैनिक के लिए, सैनिक के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहता है, अब क्या है, जो खंदकों का महिमा मंडन किया जा रहा था कि भाई खंदकों में उनकी ज़िंदगी कैसी थी, वो अच्छे से रह पाते थे। ठीक है, या क्या है, खंदक में बहुत ही बहादुरी से वो उनको रहना पड़ता था। तो सिपाही इन खंदकों की बड़ी दयनीय ज़िंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का क्या है बहादुरी से सामना करते जा रहे थे। यानी सैनिक जो थे वो उस खंदकों में बहुत बुरी तरह से रह पाते थे। उनकी ज़िंदगी क्या है हर समय संकट के सामने रहती थी, लेकिन फिर भी क्या है खंदकों का महिमा मंडन हो रहा था, और सैनिकों का क्या हो रहा था, सम्मान हो रहा था। इसीलिए जो क्या है सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह में के सामने ये बाकी सारी चीज़ें क्या हैं गौण हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने क्या है बहुत ही बुरे दृश्य देखे थे अपने सामने। अपने को खुद को इतनी बुरी स्थिति में देखना, अपने साथ रह रहे लोगों को मरते हुए देखना, जो क्या है युद्ध के अगर किसी भी चीज़ को देखें, अपने कहीं पर भी युद्ध हुआ है तो उसका इसी प्रकार का परिणाम हमारे सामने आता है। लेकिन फिर भी क्या है उनको जो सार्वजनिक रूप से सम्मान मिल रहा था, उस सम्मान के आगे वो क्या है उस दुख को याद नहीं कर रहे थे, उस सम्मान का क्या कर रहे थे, वो इंजॉय कर रहे थे। लेकिन हाल ही में सत्ता
में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया व बहुत ही नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर पाया। यानी लोकतंत्र की जो विचारधारा थी उस समय बस पैदा हुई थी, वो इतनी मजबूत ताकतवर विचारधारा नहीं थी जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। अभी जो लोग थे वो अलग अलग जगह के तानाशाहों से क्या है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। उनको क्या है वो अलग अलग जगह के जो तानाशाह थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली या आमूल परिवर्तन करने वाले, अचानक से उनके जीवन के स्तर को अच्छा बनाने वाले, अचानक से उनके जीवन को बहुत ज़्यादा अच्छा रूपांतरित करने वाले, अचानक से उनके राष्ट्र को उस दुनिया का सबसे पावरफुल राष्ट्र बनाने वाले, अचानक से उनके राष्ट्र को हर एक उन्नति तक पहुँचाने वाले, उनको लग रहा था कि वो लोग तानाशाह ही हो सकते हैं। उनको यह मालूम नहीं था कि लोकतांत्रिक कितनी ज़्यादा अच्छी शासन व्यवस्था हो सकती है। वो क्या है अब तानाशाहों से बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, जो रूढ़िवादी नीति के अनुसार चलते आ रहे थे, जो ये चाहते थे कि हमारा जो देश है वो उसी साम्राज्यवादी स्थिति के अनुसार चलता रहे जहाँ क्या है व्यक्तियों को अधिकार ना हो, उनकी स्वतंत्रता ना हो, और हम क्या है लगातार दूसरे राष्ट्रों को भी परेशान करते रहें, युद्ध में घुसे रहें। तो उनको क्या है लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, और समझ मानने के लिए क्या है दूसरा विश्व युद्ध होता है और उसके बाद क्या है लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी के द्वारा अपनाई जाती है। तो देखते हैं लोग किस प्रकार से उस तानाशाहों को पसंद करने का कारण क्या था और किस प्रकार से फिर अंत में उन तानाशाहों के खिलाफ वो कार्य करना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट रहता है अपना राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट, यानी राजनीतिक जो परिवर्तन हो रहा था और उस समय आर्थिक संकट किस प्रकार की स्थिति में था उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक रेडिकल वाद व सबसे पहले क्या है राजनीतिक रेडिकलवाद को देख लेते हैं, क्योंकि आर्थिक संकट के बारे में तो हमने थोड़ा सा पढ़ भी लिया है कि आर्थिक संकट तो जर्मनी के सामने आना ही आना था, क्योंकि जर्मनी के ऊपर क्या है बहुत ज़्यादा कर्ज विद्यमान था, संसाधन उसके पास रहे नहीं थे या छोड़े नहीं गए थे विजयी राष्ट्रों के द्वारा। तो अब क्या है सबसे पहले राजनीतिक रेडिकलवाद या जो परिवर्तन हो रहा था, रेडिकलवाद का मतलब क्या होगा परिवर्तनवाद, अलग अलग प्रकार की जो विचारधाराएं आ रही थी जो राजनीतिक सिस्टम को, राजनीतिक व्यवस्था को चेंज करना चाहती थी, बदलाव करना चाहती थी उसमें, वो किस प्रकार से सामने आती है। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगे। यानी अब क्या है वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है, गणराज्य की स्थापना, और हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा है कि बोल्शेविक क्रांति होती है, बोल्शेविक क्रांति। अब एक चीज़ को याद रखना है, बोल्शेविक क्रांति करने वाले कौन थे, वो साम्यवादी विचारधारा वाले थे, साम्यवादी या कम्युनिस्ट विचारधारा वाले व्यक्ति। ठीक है, अब देखते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा वाले या साम्यवादी जो विचारधारा वाले लोग थे उन्होंने क्या शुरुआत की। जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग। अब यह कुछ ज़्यादा अंतर वाली बात नहीं है, बोल्शेविक पार्टी वहाँ पर थी या जो जिसको कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता था उसी की विचारधारा की सेम टू सेम फोटोकॉपी मान लीजिए वो स्पार्टकिस्ट लीग जो थी वह विद्रोह को अंजाम देना चाहती थी। क्योंकि देखो समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा थी वो अपने आप को क्या है पूर्ण विश्व पर फैलाना चाहते थे जो विचारधारा के समर्थक थे। तो इसीलिए क्या है अपने बिल्कुल पड़ोस में यानी जर्मनी के बिल्कुल पड़ोस में है रूस, तो रूस के जो
साम्यवादी लोग थे वो स्पार्टकिस्ट लीग के द्वारा वहाँ पर इस प्रकार के विद्रोह को अंजाम देने लगे। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनने लग गई। मजदूर प्लस नाविक क्या बनाने लगे? सोवियत। सोवियत का मतलब क्या होता है? संगठन, ठीक है। यानी एक प्रकार से वो क्या है, संगठन बनाने लगे अपने, जिन संगठन के आधार पर वो क्या है, आर्थिक स्थिति के द्वारा जो समाज जूझ रहा था उसमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका सामना करने के लिए सोवियत बनाने लगे थे। क्योंकि सोवियत जो बनी थी रूस के अंदर, वह उस जगह के मजदूरों, यानी हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा है, रूस के अंदर मजदूरों की और किसानों की स्थिति में सुधार करने का कार्य उनकी ही द्वारा बनाई गई सोवियतों के कारण हुआ था। तो इसीलिए जर्मनी के मजदूर और नाविक भी क्या है, इससे प्रोत्साहित होकर अपनी सोवियतें बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, अपने संगठन बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। और इसका सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था के हिमायत के नारे गूंजने लगे। कहाँ पर? जर्मनी में, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, रूस का क्या है, एक देश का दूसरे देश पर प्रभाव अवश्य रहता है। क्योंकि अभी तक बोल्शेविक क्रांति का जो परिणाम हमने देखा था स्पुतिन के काल में, वो परिणाम अभी तक जर्मनी के लोगों ने महसूस नहीं किया था, देखा तक नहीं था, ठीक है। वह उनसे अभी थोड़ा आगे था, भविष्य में था, तो भविष्य में तो देखना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए बर्लिन में, यानी जर्मनी का एक मुख्य शहर, ठीक है, उस जगह सोवियतें जो बनी हुई थी, उन सोवियतों ने क्या है इस प्रकार की व्यवस्था को लागू करने के लिए जर्मनी में, क्योंकि वो अब परेशान थे किससे? वाइमर गणराज्य से, कि वाइमर गणराज्य की जो राजनेता है, हमारे प्रतिनिधि हैं, वो हम उनको चुनकर भेज रहे हैं लेकिन हमारी समस्याओं का निदान ही नहीं कर रहे हैं वो। तो उसके कारण क्या है, उनको सोवियत जो संघ की व्यवस्था थी वो पसंद आ रही थी। इसीलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। यानी होता क्या है, कैथोलिक, डेमोक्रेट्स मतलब लोकतंत्रवादी, समाजवादी, ये तीनों गुट जो थे, मैंने बताया था पहले से ही, वाइमर गणराज्य के पक्षधर थे, ठीक है। तो डेमोक्रेट, समाजवादी, कैथोलिक गुटों ने क्या है, और प्लस लगा, प्लस वाइमर संघ ने क्या है मिलकर, इन सारों ने मिलकर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना करने का निश्चय किया। वहाँ पर इसको स्थापित करने का फैसला लिया उन्होंने। आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। यानी अब जो स्पार्टकिस्ट थे वो यहाँ पर आकर क्या करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी बनाते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया, और विद्रोह को अंजाम दिया तो क्या है, फ्री कोर नामक पुराने सैनिकों की जो संगठन था, उन्होंने क्या है विद्रोह को कुचल दिया। फ्री कोर संगठन ने स्पार्टकिस्टों लीग के द्वारा जो विद्रोह किया गया उसको कुचल दिया। इसीलिए स्पार्टकिस्ट लीग के लोगों ने क्या बनाई, वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी कि स्पार्टकिस्ट लीग कह दीजिए चाहे कम्युनिस्ट विचारधारा कह दीजिए, ठीक है, वो सेम ही लोग थे। बस यहाँ उन्होंने स्पार्टकिस्ट लीग नाम रखा था और बाद में उन्होंने इसको क्या बना दिया, कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का जो नाम था वो रूस में भी बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है, और उसकी सहायता से वो क्या है जर्मनी में भी इस प्रकार की शासन व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अब क्या होता है,
कम्युनिस्ट पार्टी के नेम डालते हैं। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी या फिर साम्यवादी, यह क्या है, साम्यवादी। और इस विचारधारा का जो प्रबल विद्रोही है, विरोध करने वाला है, वो रहते हैं समाजवादी, यानी वर्सेस समाजवादी। ये क्या रहते हैं, एक दूसरे के कट्टर विरोधी, कट्टर विरोधी, ठीक है। समाजवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा के वहाँ के जो लोग थे वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। यानी ये क्या है, आपसी लड़ाई में ही अपना समय गुजार देते हैं। ये हिटलर के खिलाफ जो उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, तानाशाही जो सरकार थी उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वह नहीं कर पाते हैं। अपने एक दूसरे के जो इनके क्या है वैचारिक विरोध थे उन्हीं में घुलकर यह रह जाते हैं। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ उठाने लगे। यानी इनके अलावा जो दो भाग रह जाते हैं वो उग्र राष्ट्रवादी, जो राष्ट्र को क्या है किसी भी कारण से सबसे उन्नत बनाना चाहते हैं, और दूसरा क्रांतिकारी। ये दो बजाते हैं। ये दोनों ही क्या है, रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ उठाते हैं। ये दोनों क्या चाहते थे, रेडिकल समाधान चाहते थे। रेडिकल का मतलब क्या है, ये परिवर्तनवाद चाहते थे, कुछ बदलाव करना चाहते थे, क्योंकि सत्ता जो थी वो अभी भी वाइमर गणराज्य की थी। इन दोनों ने कुछ नहीं किया, कोई सुधार नहीं किया। वाइमर गणराज्य सुधार कर पा नहीं रहा था, इसीलिए उग्र राष्ट्रवादी जो थे, जो क्या है राष्ट्र को अब सही स्थिति में देखना चाहते थे। जो क्रांतिकारी जो लोग थे वो रेडिकल समाधान चाहते थे, यानी ऐसा समाधान होना चाहिए जो क्या है कुछ परिवर्तन ला सके। कुछ जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति बुरी है या फिर लोगों के जो रहन सहन का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बुरा है, उसमें क्या है परिवर्तन कर सके, ऐसा वो चाहते थे उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी। और इन दोनों को ही जो है हिटलर अपनी साइड मिलाता है और इसका फ़ायदा उठाता है, ठीक है। उग्र राष्ट्रवादिता का ही फ़ायदा हिटलर को मिलता है। अब बात करें राजनीतिक रेडिकल विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला, ठीक है। यानी 1923 के अंदर आर्थिक संकट लगातार उनके ऊपर बना हुआ था। युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण, यानी जो जर्मनी के ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्जे लेकर लड़ा था। अब बात करते हैं राजनीतिक रेडिकल बाद के बाद आर्थिक संकट की बात होगी कि जर्मनी पर आर्थिक संकट किस प्रकार से या कितनी बड़ी मात्रा में मंडरा रहा था। तो इसमें देखते हैं (1923) के बाद, यानी जर्मनी ने जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था वो कर्ज लेकर लड़ा था, ठीक है। अब कर्ज लेकर लड़ लिया, लेकिन अब क्या है जर्मनी पे तो और ज़्यादा कर्जा आ गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। क्योंकि जर्मनी ने ऐसा सोचा थोड़ी ना था कि हमारे ऊपर और ज़्यादा कर्जा आएगा। जर्मनी ने तो यही सोचा था कि हम धनवान होंगे। अब कर्जा आ गया और ज़्यादा, पहले से कर्जा उन्होंने ले रखा है। अब इसके कारण क्या हुआ, युद्ध के बाद उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भरना पड़ा, ठीक है। स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भरना पड़ा। इसका परिणाम क्या रहेगा, स्वर्ण भंडार रिक्त होने लगे। स्वर्ण भंडार क्या होने लगे, रिक्त होने लगे। इस दोहरे बोझ से, यानी एक तो क्या है ऊपर पहले से कर्जा,
फिर और ज़्यादा हर्जाना उनको चुकाना पड़ रहा है, वो भी स्वर्ण मुद्रा के रूप में। तो यह क्या है, एक प्रकार से दोहरा उन पर क्या हो चुका था, भार हो चुका था। 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, रूर पर कब्जा किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा किया गया। क्यों? क्योंकि 1923 में कर्ज चुकाने से इनकार किया जर्मनी ने कि भाई हम नहीं देंगे, हमारे से नहीं हो सकता अब। ठीक है, तो जर्मनी ने जब इनकार किया तो जर्मनी के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र रूर पर क्या है, फ्रांस ने कब्जा कर लिया। यानी अब क्या है, अगर तुम कर्ज ऐसे नहीं दोगे तो हम क्या है तुम्हारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि सेना तो उनके पास थी नहीं। ठीक है, जो विद्रोह हटाया था वाइमर गणराज्य ने, वो तो पुराने सैनिकों की सहायता से हटाया था। ठीक है, अब सेना नहीं थी तो अपने क्षेत्र को नहीं बचा सकते थे, इसीलिए उनको क्या है हर्जाना भरना पड़ रहा था। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला क्षेत्र था, रूर जो क्षेत्र था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में, यानी अब क्या है, फ्रांस का सक्रिय प्रतिरोध तो वो कर नहीं सकते थे, सेना उनके पास नहीं थी, लड़ नहीं सकते थे, किसी के पास नहीं जा सकते थे कि वे हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि जर्मनी को सब बुरा मान रहे थे अब। इसीलिए क्या है, निष्क्रिय विरोध किया उन्होंने। जर्मनी ने क्या किया, निष्क्रिय विरोध किया। किसका? फ्रांस का। और उस निष्क्रिय विरोध का मतलब क्या रहा, क्या है, कागजी मुद्रा, पेपर केस छापना उन्होंने शुरू कर दिया, कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। और छापना क्या शुरू कर दिया, कागजी मुद्रा छापना निष्क्रिय विरोध में। और छापना क्या शुरू किया, बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने छापा। ठीक है, अब इतना अपने को ज्ञान होना चाहिए या समझ लीजिए कि अगर कोई भी देश अपनी मुद्रा को लगातार छापता रहता है, बाजार में नोट बहुत ज़्यादा पहुंचा देता है, तो वहाँ पर आर्थिक मंदी पहुंच जाएगी, या फिर उस नोट की या उस मुद्रा की कोई भी वैल्यू या बहुत कम वैल्यू रह जाती है अगर मुद्रा का मुद्रा अगर ज़्यादा छाप दी जाती है तो। ठीक है, बाजार में जितने कम नोट होंगे, जितनी कम मुद्रा होगी, उतना ही उस मुद्रा के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन जर्मनी अब क्या है, विरोध करने के लिए कि हमें पैसे चुकाने हैं। ठीक है, जर्मनी ने उस समय ऐसा नहीं सोचा कि उस मुद्रा की वैल्यू भी होनी चाहिए, मुद्रा का जो मूल्यांकन होता है डॉलर के मुकाबले वह भी सही होना चाहिए। ज़्यादा मुद्रा छापने से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। लेकिन जर्मनी ने क्या है, बिना कोई सोचे समझे आइडिया निकाला कि भाई हम क्या है बहुत सारे पैसे छाप देंगे और उन सबको बांट दे देंगे तो हमारा कर्जा निकल जाएगा और कागज़ की मुद्रा में उनको देना है। लेकिन उन्होंने वो चीज़ मिस कर दी और उस चीज़ के मिस करने के कारण क्या है, जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा, यानी उस समय जो जर्मनी की मुद्रा थी, मुद्रा वो क्या थी, मार्क थी। मार्क, उसका नाम क्या था, मार्क। बड़े पैमाने पर मुद्रा छापा, उस मुद्रा का नाम क्या था, मार्क। और मार्क का मूल्य तेज़ी से गिरने लगा। ठीक है, मूल्य गिरने लगा। ठीक है, अब मूल्य गिरने लगा, कितना गिरने लगा वो देखिए। एक वहाँ के जो आंकड़े बताते हैं उसके हिसाब से अप्रैल में अमेरिकी डॉलर की कीमत, यानी बात करते हैं अप्रैल की। अब मुद्रा का मूल्यांकन किस में होता है, अमेरिकी डॉलर में होता है, अभी भी होता है। ठीक है, हमने सुना होगा आपने कि भारत का रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इतना है, या मतलब 70-75 वगैरह बताते रहते हैं वो। ठीक है, तो अमेरिकी डॉलर
के अंतर्गत दुनिया की सभी मुद्राओं की मूल्य आंका जाता है। ठीक है, तो अप्रैल में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले उनके मार्क की कीमत कितनी थी, यानी एक अमेरिकन डॉलर या फिर बराबर उनके जो मार्क थे वो 24,000 के बराबर थे। 24,000 मार्क। अब सोच के देखिए कि हमारे यहाँ भी महंगाई ज़्यादा है, जिस देश में क्या है अमेरिकी डॉलर, एक अमेरिकी डॉलर के बदले 70 लगभग 70 रुपये है, उसमें भी क्या है बहुत ज़्यादा महंगाई है हमारे यहाँ पर भी। तो सोच के देखिए अमेरिकी $1 अमेरिकी के बराबर उनकी 24,000 मार्क हो चुके थे। तो वहाँ किसी चीज़ को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा नोट देने पड़ रहे थे। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो जुलाई, उसके बाद अगस्त, ठीक है, और फिर बात करें दिसंबर, तो क्या है अप्रैल में 24,000 थी, वही जुलाई के अंदर 3,53,000 हो गई। ठीक है, यह सेम रहेगा। $3,53,000 मार्क, एक अमेरिकी डॉलर बराबर 3,53,000 मार्क, यानी पैसे बहुत हैं लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट 46,21,000 मार्क। नेक्स्ट देखें तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या में यह अमाउंट पहुंच जाता है 9,88,00,000, 9,88,60,000। यानी अब उनको क्या है ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि थोड़ी सी चीज़ खरीदने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पैसे या बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में उनको मार्क उनको अदा करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी जो विश्व के मुद्रांकन मूल्य के अनुसार उनकी मुद्रा का मूल्य क्या है बहुत ही कम हो चुका था। इस तरह $1 के में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। ठीक है, यानी मार्क की कीमत गिरने लगी और जो भी ज़रूरी चीज़ें थी, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें सबसे ज़्यादा बिकती हैं, तो उनकी कीमतें आसमान छूने लगी। रेखा चित्रों में या जो वहाँ के चित्र बने हुए थे उनमें जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए एक बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते दिखाया गया था उस समय। यानी अगर उनको पाव रोटी खरीदनी है तो भी उनको, जैसे अपने ब्रेड खाते हैं, तो उस ब्रेड को खरीदने के लिए भी उनको क्या है एक बैलगाड़ी भर के उनको नोट लेके जाने पड़ते थे। इतने ज़्यादा नोट उनको किसी भी छोटी सी चीज़ को खरीदने के लिए चाहने लगे थे, उनको उपयोग में इतने ज़्यादा नोट आ चुके थे, क्योंकि उन्होंने इस छोटी सी चीज़ को नहीं समझा था कि हमें ज़्यादा नोट छापने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें हमारी जो मुद्रा है उसका वैल्यू बढ़ाना चाहिए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले। ठीक है, तो यह चीज़ उन्होंने मिस की और जिसका क्या है भुगतान उनको ही बहुत ज़्यादा बड़ी आर्थिक मंदी के कारण करना पड़ा। अब क्या है, जब अब ये कीमतें जो बढ़ रही थी वो लगातार, वो लोगों के नोट वहाँ बहुत हो चुके थे लेकिन चीज़ें उनको फिर भी नहीं मिल रही थी। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बन गया था। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया? अति मुद्रास्फीति। ठीक है, यानी मुद्रास्फीति होती है जब क्या है रुपए का या जो मुद्रा है उसका मूल्य लगातार गिरता रहे। ठीक है, लेकिन अभी तो क्या हो चुकी थी, अति मुद्रास्फीति हो चुकी थी, क्योंकि उनके जो मुद्रा थी उनका मूल्य तो बिल्कुल ही नहीं रहा था। ठीक है,
जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया और इसके लिए अमेरिका ने डॉव्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। यानी अब क्या आती है, डॉव्स योजना आती है अमेरिका के द्वारा, ठीक है, 1923 के इस आर्थिक संकट के बाद।